ऑलराइट, अच्छा तो बेटा ये वर्कशीट है, अभी आ जाएगा आपके पास। स्पेस फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन एक सेट है क्वेश्चंस का, 5 से 7 क्वेश्चंस हैं। इनको अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास अभी अपने नोटबुक में कर लेना, जैसी वर्कशीट मिल जाती है तो उसको फिर प्रॉपर सॉल्व कर लेना। पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन जो सामने नजर आ रहा है शायद मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक दफा कोई भी दोबारा नजर मार लेते हैं। क्या है, मैंने इस वर्कशीट में थोड़े से एमसीक्यूज डाले हैं न्यूक्लियर के भी, ठीक है। एक पेज बच गया था तो उसको ऐड कर दिया। यहाँ लिखा है, the sun is the star in a stable part of its life. Using ideas about forces, explain how the sun remains stable in this part of the life cycle. Inward forces are balanced out by outward forces amongst particles. The sun becomes the stable star. उसके बाद कह रहे हैं, describe what happens to the stars of similar mass to the sun at the end of the stable part of the life cycle. Red line. When hydrogen, all the hydrogen in the core of the star is all decayed, undergone fusion, ठीक है। 3 मार्क्स है इसके लिए। इसके बाद इसमें कहा है इसने कि the orbital speed of earth around sun is 30 kilometers per second. Use this value to calculate the distance of earth from the sun. बेटा इस वैल्यू को हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये मेरे साथ साथ कर लेना। क्या ये भी कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में? अच्छा तो फिर इसको टाइम नहीं ज़ाया करते अगर कैलकुलेशन भी हो गई है। सो यहाँ जाओ, द लाइट एमिटेड बाय, मैं एक दफ़ा अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो वो कैलकुलेशन दिखा ज़रूर देता हूँ। ये था बेटा लास्ट क्लास का काम। हमने किसी भी सैटेलाइट की स्पीड के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय पीरियड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें आर ऑर्बिटल रेडियस था, तो ये डिटेल हमने पढ़ी थी। तो रेडियस आ जाएगा, ये जो रेडियस है ये अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस भी है, 1.5 10 टू द पावर 11, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या था, इसमें उन्होंने कहा था द लाइट इमिटेड बाय डिस्टेंट गैलेक्सीज शो वेरियस अमाउंट्स ऑफ रेडशिफ्ट, स्टेट द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स द सन, मिल्की वे। और मिल्की वे का डायमीटर कितना था बेटा? 100,000 लाइट ईयर्स। याद कर लें वेरी गुड, पहले क्लास में। फिर कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेडशिफ्ट एंड डिस्क्राइब हाउ इट इज कॉज्ड। रेडशिफ्ट क्या है? डिटेक्टेड वेव्स का, रिसीव्ड वेव्स की वेवलेंथ का ग्रेटर होना या फ्रीक्वेंसी का लेस होना इज कॉल्ड रेडशिफ्ट। कहीं लिखा था बच्चों के पास? इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि एक एस्ट्रोनॉमर है जिसने कंपेयर किया स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन विद द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमिटेड बाय 2 डिस्टेंट गैलेक्सीज पी एंड क्यू। तो बेटा सन की स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आ रही होंगी, तो देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ पैटर्न इस तरफ है। तो अगर कोई गैलेक्सी पी है तो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन से राइट पे शिफ्ट हुआ है, यानी वेवलेंथ इंक्रीज हुई है। इसे क्या कहेंगे? रेड शिफ्ट हुई है। दूसरा जो गैलेक्सी क्यू है इसमें भी रेड शिफ्ट है, लेकिन इसकी रेड शिफ्ट का अमाउंट पी की रेड शिफ्ट के अमाउंट से ज्यादा है। तो दो क्या बातें यहाँ से कंक्लूड हो रही है? एक बात कि गैलेक्सी पी और गैलेक्सी क्यू दोनों are receding from sun, moving away from sun। एक तो ये बात पता चल रही है कि वो सन से दूर जा रही है क्योंकि रिसीव्ड वेव्स की वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और दूसरा क्या है, इनमें से कौन सी गैलेक्सी जो ज्यादा डिस्टेंस पे और ज्यादा स्पीड पे ट्रैवलिंग है? ये भी पढ़ा था ना कि जितना डिस्टेंस पे कोई गैलेक्सी होती है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से रिसीड कर रही होती है। स्पीड ऑफ, आई होप इस नोट्स में है आपके। चलो बेटा इस वर्कशीट का ये क्वेश्चन तो आप जब आपके पास आए तो उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना। अब इधर देखते हैं, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने स्पेसिमेन पेपर से लिया था। ये क्वेश्चन जून 2023 पेपर 21 है। जल्दी जल्दी से आ जाओ, शाबाश रेफरेंस ले लो, अभी वर्कशीट आ जाएगी तो कर लेना। जून 2023 पेपर 21।
इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बेटा ये सारे जो कहते हैं कि डिटेल्स दिस डायग्राम शो डिटेल्स ऑफ 8 planets in the solar system, their average distances from sun, their orbital period, their average surface temperature. तो बेटा ये बताओ कि क्या आना चाहिए सबसे पहले? जुपिटर। ये सारी तो फिल हुई नहीं है। कंप्लीट द टेबल, वी हैव कंप्लीटेड इट। जब आपके पास आए कर लीजिएगा। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मार्स एज इट ट्रेवल्स अराउंड सन। बेटा ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? v इक्वल्स टू 2 पाई r, जिसमें r ऑर्बिटल रेडियस या डिस्टेंस है, एक ही बात है, डिवाइड बाय टाइम। किसी भी सैटेलाइट की स्पीड का एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, लेकिन उस फॉर्मूला पे कभी कैलकुलेशन नहीं आती, बस उस फॉर्मूला को यूज करना होता है अपनी कैलकुलेशन में, ऐसा ही है। तो बताएं इसमें इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज कांस्टेंट ट्रीट होती है? g और m। m है सोर्स मास जो सेंटर पे यानी सन, इस सिस्टम में सन, इस सिस्टम में सन। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसको देख के कि कोई भी प्लेनेट जितने बड़े डिस्टेंस के ऊपर होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम होनी चाहिए। आर डिनोमिनेटर है बच्चों, जब आर बढ़ेगा तो स्पीड की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये सन है, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, एडिशन बता, ये सन है और इसके बाद एक सैटेलाइट यहाँ पे कॉल दैट ए, एक और सैटेलाइट यहाँ पे और इसको हम कह देंगे बी। जो सैटेलाइट ज्यादा बड़े डिस्टेंस के ऊपर है बच्चों, ये सैटेलाइट, इसके लिए स्पीड की वैल्यू, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कम है। अब फिलहाल ये है, उसने हमसे मार्स के लिए कहा है, तो मार्स की वैल्यूज देने और जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ये वर्कशीट का सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा कितना डिस्टेंस फ्रॉम सन आ रहा है मार्स से, देखिए बताओ। 2.3 10 to the power 8। अच्छा 2.3 10 to the power 8। बच्चों ये जो 10 to the power 8 वैल्यू गिवन है, ये मीटर में किलोमीटर में? टेबल में देखो ये किलोमीटर में। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 to the power 3 और इसमें लगाना पड़ेगा। क्या बेटा? जी जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, चेंज नहीं करना, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए होता तो हम इसको चेंज करते। बस मैं बता रहा हूँ कि आना चाहिए वो भी। बेटा अगर इसी डिस्टेंस को हम मीटर में लेते होते, ये लिखा है 2.3 10 to the power 8 किलोमीटर। अगर मीटर में लेते तो ये होता था 2.3 10 to the power 11। इसे भी कहीं नोट कर लेना साइड में, हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में इस तरह से पूछे। अभी किलोमीटर पर सेकंड में तो जो वैल्यू है एज एज यूज करेंगे। और पीरियड कितना है, टाइम ऑफ रोटेशन कितना है बेटा? इसका ऑर्बिटल पीरियड है मार्स का 5.9 10 to the power 7। कैलकुलेशन साथ साथ करते जाओ, वैल्यू तेज तेज देते जाना, टाइम ना लगेगा वर्कशीट को कंप्लीट करके। बताइएगा कितना? 24.4 आपने कहा है किलोमीटर पर सेकंड, जाने बेटा। तो 24.5 राउंड ऑफ हो रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस
ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन एंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। बेटा डिस्टेंस और ऑर्बिटल स्पीड का क्या रिलेशन है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम ऑर्बिटल स्पीड होगी। क्या ये बात एक मिनट लिखने से पहले देख तो लो, ये बात अभी भी हमने पढ़ी है, लेकिन क्या ये बात हमारे सामने एक एक्सप्रेशन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही? ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है बेटा, क्योंकि टी कांस्टेंट नहीं है। डिनोमिनेटर में जो टी है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन से ये पढ़ना कि v बढ़ेगा जब r बढ़ेगा, ये गलत है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r इस इक्वेशन से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन t जो वैल्यू है कैपिटल टी वो कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं पहले लिख भी दूं, आप भी लिखिएगा v इक्वल्स, बल्कि बेटा ऐसा लिखो v इज ऐसा, और अब वर्ड्स में लिखो अच्छा इन्होंने v का नहीं कहा, सॉरी इन्होंने तो ऑर्बिटल पीरियड कहा है। ऑर्बिटल पीरियड, कि ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा, तो देखो खुद देखो यहाँ पे जो b है, फॉर एग्जांपल a और b को कंपेयर करो। स्पीड का तो वैसे समझ आ ही गया है ना आपको, अब इस ऑर्बिटल पीरियड को भी कंपेयर कर लो। ये बताओ a और b में से कौन सा है जो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा? a, तो b की स्पीड कम होगी ना, और डिस्टेंस टू ट्रेवल b के लिए ज्यादा है। स्पीड कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दें कि इन्होंने रिलेशन पूछा है, तो आप लिखिएगा कि अ सैटेलाइट स्लैश लगा दें प्लैनेट revolving around sun at greater distance from center takes longer। बेटा मैंने कहा है a satellite or planet revolving around sun, क्या लिखे बेटा, at greater distance from center takes longer to complete a circular path। एक और लाइन की जगह बनाओ, ऐसा लिख दो ग्रेटर ऑर्बिटल पीरियड for greater orbital radius। जब बेटा इस टॉपिक का सेकंड सब टॉपिक पढ़ रहे थे, कुछ मिस हो गया है? नहीं बस स्टेटमेंट काफी है, आपके याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। एक मिनट रुको ना, इसको और दोबारा देखो बेटा। याद करो कि जब हम सेकंड सब टॉपिक पढ़ रहे थे प्लैनेट वाला, तो कभी आपने ऐसे भी कुछ लिखा हुआ देखा था? आपने पूरा लिखा हुआ देखा होगा कि स्क्वायर ऑफ पीरियड किसी भी सैटेलाइट के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए होता है सम कांस्टेंट gm डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ r। लेकिन ये इक्वेशन बच्चों को याद नहीं करनी, इस इक्वेशन में सिर्फ ये याद रखना है कि जो स्क्वायर ऑफ पीरियड होता है वो क्यूब ऑफ रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल होता है। आसान करें, ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल पीरियड, ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल रेडियस, तो ज्यादा ऑर्बिटल पीरियड। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो पीरियड भी ज्यादा होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है वो काफी है। बच्चों को ये भी रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि यहाँ स्क्वायर या क्यूब है, बस यहाँ से सिर्फ इतना सीखना है कि ग्रेटर ऑर्बिटल रेडियस होगा तो लॉन्गर पीरियड होगा, ग्रेटर पीरियड। आगे बढ़े, इसके बाद डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ प्लैनेट। बेटा जितने ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होगा सन से, आपको लगता है उतना सरफेस टेम्परेचर कम होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड एवरेज सरफेस
टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट। तो जो प्लैनेट सन के नजदीक हैं उनको ज्यादा ग्लो की वजह से ज्यादा हीटिंग है, और जो दूर है उनके ऊपर हीटिंग कम है। इंक्लूड एनी इनॉमलीज, कोई इनॉमली भी है तो यहाँ 2 मार्क के लिए जरा लिख लो, मैं भी लिख पा रहा हूँ इसके साथ। आप ऐसा लिखें बेटा कि है वो इनॉमली बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि इनॉमली इसलिए है। आप लिखेंगे कि कितने मार्क्स में बेटा, ऐसा लिखो कि sun is the main source of heating. Sun is the main source of heating. Is the main source of heating, right? Is the main source of heating. We have full stop लगा के लिखो, with the increase in distance from sun, with the increase in distance from sun, the surface temperature decreases. Okay, but Venus has higher temperature than Mercury. What's this last one? बच्चों देखना, आपका नेक्स्ट पेज यही है ये। इसमें कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। व्हाट इज मेंट बाय लाइट ईयर्स? आई नो आप सबको पता है, लेकिन प्रॉपर लिख लो क्या है लाइट ईयर, वैसे बताना। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम फॉर 1 ईयर, तो प्रॉपर लिखो the distance covered by light when traveling through vacuum for 1 year. The distance covered by light in vacuum for 1 year. For 1 year. बेटा कह रहे हैं सन मिल्की वे में अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ मिल्की वे कितना है बच्चों? लिख दो लिख दो। मेरा इसके बाद ये कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। This diagram complete figure 4.10.1 to show the stages of a massive, एक चीज को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है और वो है मैसिव स्टार। बस ये बताना, मैसिव स्टार स्टेबल स्टार के बाद अगली स्टेज में क्या बनता है? रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट? इन्होंने यार रेड सुपर जाइंट का ऑप्शन नहीं लिया, तो हमारे अच्छा नहीं दिया है, सॉरी लिखा है, खुद ही लिख के दिया है, ठीक है खुद ही लिख के दिया है। मैं इनको पढ़ रहा था कि इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो उन्होंने खुद ही लिख के दे दिया, ठीक है। तो वो रेड सुपर जायंट, तो बेटा यहाँ पे फिल करना है बच्चों, मैसिव स्टार मच लार्जर देन सन, क्लियर कर दिया। रेड सुपर जायंट बना, अगले स्टेज पे क्या होगा जरा चूज करो, ऊपर से लिखते जाओ लिखते जाओ। सुपरनोवा, अगले स्टेज पे लिखते जाइएगा सुपरनोवा।
हम बेटा आंसर में क्या लिखोगे? व्हाइट ड्वार्फ? नहीं बेटा, व्हाइट ड्वार्फ नहीं, अगर ये रेड जाइंट होता तो व्हाइट ड्वार्फ बनता और प्लेनेटरी नेबुला बनता, लेकिन ये तो रेड सुपर जाइंट है। ये क्या बनेगा? ये नेबुला बनेगा और न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। बेटा हेवियर स्टार कब बनते हैं? क्या मैंने बच्चों को बताया था कि स्टार में नॉर्मल फ्यूजन जो हो रहा होता है वो तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई का हो रहा होता है। हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस आपको याद होगा ये है। ये सब रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, बहुत बात हो चुकी है इनका। इसमें न्यूट्रॉन बनता है, प्लस एनर्जी बनती है, याद है? क्या ये भी याद है कि हाइड्रोजन का एक और भी फ्यूजन बड़ा फेमस है, उसमें ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम ही कंबाइन होके हीलियम का ये न्यूक्लियस बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन के साथ एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना? ऐसे 4-5 पढ़े थे हमने। लेकिन ये बताओ बेटा, आपने ये भी पढ़ा था कि हीलियम खुद भी फ्यूजन कर सकता है फर्दर, और जो हीलियम की फ्यूजन है उसमें हीलियम का एक न्यूक्लियस दो और न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन में, और यहां पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरह से चलता जाता है, फ्यूजन फर्दर होती जाती है और इवेंचुअली कहां जाके सेटलमेंट होती है, कुछ याद है? आयरन पे। ये सब कहीं यहीं पे लिखते जाओ, इन्होंने यह नहीं पूछा है, वैसे ही मैं बता रहा हूं। आयरन पे सेटलमेंट होती है, जो कि आयरन 56 है, मोस्ट स्टेबल। और ये सब कुछ सुपरनोवा स्टेज ऑफ चेंज में हो रहा है, ठीक है बेटा? राइट। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स है थोड़ी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ जाओ आगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, इसका पार्ट रह गया है। ओ आइए भाई। Current scientific understanding is that the universe began 14 billion years ago in an event called Big Bang. बात हुई थी ना हमारी इसमें? ये कह रहे हैं explain one observation that supports Big Bang theory. क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चों? अच्छा, बस रेड शिफ्ट लिखना काफी होगा। रेड शिफ्ट of radiations slash light received from distant galaxies and stars. एक्सप्लेनेशन क्या है? नोट्स में तो है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ इस पर्टिकुलरली इस आंसर के लिए 3 मार्क की एक्सप्लेनेशन लिख लो कि एक्सप्लेनेशन क्या है। मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ बच्चों, लिखते जाना बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या है बिग बैंग थ्योरी के लिए? यहाँ लिखना कि the light detected from distant stars
is observed to have a red shift. Is observed to have a red shift. कॉमा लगाओ. Increase in wavelength of the signals received. Increase in the wavelength of the signals received. Increase in the wavelength of the signals received. That indicates that the source of radiations is moving away. Indicates that the source of radiations is moving away. स्लैश डाल के बेटा लिख दो या कॉमा लगा के receding. Which provides an evidence that the universe was created in a massive explosion. Universe was created in a massive explosion and expanding ever since. सही बच्चों. सही है बेटा. सिंस आपके पास ये वर्कशीट आ गई है तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी दोबारा से प्रॉपर्ली अपने हाथ से इसको सॉल्व कर लेना. अभी पहले से कंप्लीट कर लो. इज दिस द लास्ट क्वेश्चन? अच्छा. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये एक लिस्ट दे दी बेटा न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियाइड्स की, उनकी इमिटेड रेडिएशन है, उनकी हाफ लाइफ्स हैं. आई होप यू रिमेंबर हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट. सबसे पहली वाली लाइन में देख रहे होगे तुम लोग. सबसे पहली वाली लाइन में लिखा है नन, कुछ इमिट नहीं हो रहा, और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा. क्या मतलब हुआ इस बात का? ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही नहीं है, स्टेबल है, नॉर्मल है. बाकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया हैं. तो इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3 आर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन. हाँ जी, डिफाइन द टर्म. सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट. लेकिन 2 मार्क्स है ना बेटा, तो जरा प्रॉपर करके लिख दो. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट with the same proton number but different neutron number. With this atoms of the same element with the same proton number, different nucleon number. क्या इसको different neutron number भी कह सकते थे? की बात. One of these sources in table 9.1 is used in medical procedure to detect unusual bone structures. It is injected into a patient and radiation emitted detected outside the body. बेटा मैं थोड़ा सा बिफोर वी राइट दिस आप मेरी तरफ देख के कुछ चीजें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. लिसन बेटा, मेडिकल प्रोसीजर में हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इमेजिंग के मेथड्स होते हैं ना. इमेजिंग मेथड्स होते हैं, जैसे एक्सरे एक इमेजिंग टेक्निक है. आपने सीटी स्कैन सुना होगा, पेट स्कैन सुना होगा, है ना, अल्ट्रासाउंड सुना होगा. ये सब मेडिकल स्कैनिंग मेथड्स हैं. डायग्नोसिस के लिए, किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए उसको इमेज करना, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की इमेजिंग.
तो उनमें से एक इमेजिंग टेक्निक है पैट स्कैनिंग, पीईटी स्कैनिंग। उसमें क्या होता है, उसमें ये आपकी कोर्स की बात बता रहा हूं, उसमें क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कैन, इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं, मेथड याद करने की जरूरत है। पेशेंट की बॉडी में कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को, आइसोटोप्स को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जब वो पेशेंट की बॉडी में सही जगह इंजेक्ट हो जाता है, जिस जगह इंजेक्ट करवाना है, तो वहां जाके वो तो रेडियो एक्टिव है, वो इमिशंस करता है। वो जो इमिशंस है, रेडिएशन है, वो बॉडी से बाहर निकलने लगती हैं, राइट। जब वो रेडिएशन बाहर आती हैं तो बाहर स्कैनर्स रखे होते हैं जो उन रेडिएशन को पिक करके जहां से वो रेडिएशन इमिट हो रही है उस चीज की इमेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आपके ख्याल में ऐसी जो भी चीज किसी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट होगी उसमें क्या हाफ लाइफ लंबी सालों तक की होनी चाहिए या फ्यू डेज होनी चाहिए? क्यों कहा ऐसा आपने? जिसकी हाफ लाइफ सालों होगी वो पेशेंट की बॉडी में एक दफा इंजेक्ट हो गया और अंदर से एमिशन स्टार्ट कर दी, तो जब तक उसकी एग्जामिनेशन हो रही है तब तक तो ठीक है, ओके है। लेकिन जब पेशेंट घर चला गया, काम खत्म हो गया, तो वो जो रेडियो एक्टिव मेडिसिन है वो उसके अंदर बॉडी में है और वो रेडिएशन करती रहेगी। ये कोई बहुत अच्छी बात है? रेडिएशन का एक्सपोजर होना कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद बात तो नहीं है ना, यहाँ तो मजबूरी थी, स्कैनिंग करनी थी, तो हाफ लाइफ कम से कम होनी चाहिए। लेकिन क्या हाफ लाइफ 2-3 मिनट 1 मिनट होना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इससे एक फायदा तो होगा कि वो जल्दी डाई अवे हो जाएगी, लेकिन एक नुकसान ये होगा कि बहुत जल्दी जल्दी उसका काउंट रेट चेंज हो रहा होगा। पेशेंट की बॉडी में जाके जब वो रेडिएशन करेगी और एमिशंस बाहर आ रही होंगी तो उसका काउंट रेट तेजी से चेंज होगा और कुछ डायग्नोसिस भी सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसा सैंपल चाहिए जिसकी हाफ लाइफ कुछ दिनों तक हो या कुछ घंटों तक हो, कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हाफ लाइफ इतना ज्यादा हो कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसका काउंट रेट बहुत रैपिडली चेंज ना हो, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद, स्कैनिंग के बाद जल्दी खत्म हो जाए। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई हाफ लाइफ को लेके। अब दूसरी प्रॉपर्टी, रेडिएशंस अगर अल्फा इमिशंस हो तो क्या सूट करेगा? क्यों नहीं? अल्फा पार्टिकल पेपर क्रॉस नहीं कर पाता तो आपकी स्किन कहां से क्रॉस करेगा? उसने पेशेंट की बॉडी में से बाहर आना है, राइट। तो इस वजह से अल्फा तो नहीं हो सकता, बीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, बीटा पेनिट्रेटिंग होता है, बीटा हो सकता है, और गैमा रेडिएशन भी हो सकती हैं। तो वो कहते हैं, अच्छा बाय द वे इन रेडियो एक्टिव मेडिसिन को बोलते हैं ट्रेसर्स। आप अपना कोर्स पढ़ेंगे ना तो रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी की जो यूज है उनमें ट्रेसर्स लिखा हुआ है। व्हाट आर ट्रेसर्स? जो मोस्ट फेमस ट्रेसर्स हैं उनमें से फ्लोरीन है। फ्लोरीन पेशेंट की बॉडी की आईवी लाइन में, ब्लड लाइन में इंजेक्ट कर देते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाती है। शायद एक क्वेश्चन हमने किया भी था वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालने का, रेडियो एक्टिविटी में किया था ऐसा क्वेश्चन कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड में उसको इंजेक्ट कर दिया था, फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालने के लिए काउंट रेट को मेजर किया। बहरहाल इसके बारे में क्वेश्चन है। तो बेटा बहुत अच्छा होगा अगर बच्चे यहाँ कहीं कोने में जगह बना के या अपने नोट्स में जहाँ सूट करें वहां पे जल्दी से 2-3 लाइनर एक नोट लिखना है इसकी सपोर्ट में। अब ये किसी बात का आंसर नहीं है भाई, ये सपोर्ट है, लिखिएगा। फॉर मेडिकल स्कैनिंग, for medical scanning, a radioisotope is injected into a patient's body the injected sample decays by beta or gamma emissions. Beta or gamma emissions. Right? By beta or gamma emissions. और ठीक है, लिखिएगा
the radiations scanner are placed around the patient's body and detect the emitted radiations for imaging क्या लिखा था बेटा आगे, for imaging internal body structures. Is it okay? चलो बेटा तेज तेज इस क्वेश्चन को देखते हैं, पर्टिकुलरली इसमें क्या पूछा है। यहाँ देखिए बेटा आइसोटोप लिख चुके हैं हम। वो कह रहे हैं फास्फोरस एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है जो बीटा एमिट करता है, और ये कोई न्यूक्लियस क्यों बन जाता है। अच्छा ये 15 है और ये 16 है, क्या सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, प्रोटॉन नंबर फर्क है। वो कह रहे हैं इसमें वेदर इक्वेशन शोस Q इज अनदर आइसोटोप ऑफ फास्फोरस, Q इज नॉट द केमिकल सिंबल। हां ऑब्वियसली वो कोई अननोन सिंबल है। तो कह रहे हैं क्या सेम एलिमेंट है? आप बताएंगे बिल्कुल भी नहीं, लिखिएगा दे आर नॉट isotopes of the same element as their proton number is different. As their proton number is different. बच्चों इसकी बात इन्होंने क्या है कि वन सोर्स इज यूज्ड इन मेडिकल प्रोसीजर, जो अभी बात हुई थी, इट इज इंजेक्टेड इन पेशेंट्स बॉडी एंड रेडिएशन आर डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी। जैसे मैंने कहा स्कैनर्स होते हैं वो इमेजिंग करते हैं, सब होता है और ये सब है। तो कहते हैं स्टेट व्हिच सोर्स इन द टेबल इज मोस्ट सूटेबल। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, टेबल देखो, एक एक को देखते जाते हैं। व्हाई नॉट हाइड्रोजन 2 बिकॉज इट डज नॉट इमिट एनीथिंग। व्हाई नॉट हाइड्रोजन 3, 12 साल की हाफ लाइफ है, लॉन्ग टाइम स्टे करेगा पेशेंट की बॉडी में। एंड व्हाई नॉट फ्रांसियम, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, टू स्मॉल हाफ लाइफ, बहुत छोटी हाफ लाइफ, और जब ये पेशेंट की बॉडी में जाएगा तो बहुत रैपिडली इसके काउंट रेट चेंज हो रहा होगा, तो ऑब्जर्वेशन सही हो ही नहीं पाएगी, स्कैनिंग हो ही नहीं पाएगी, काउंट रेट चेंज हो रहा होगा। हमें एक स्टेबल काउंट रेट चाहिए ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। फिर ये है इरिडियम, कोई सा गैमा एमिटर है, तो 74 डेज है, ये भी कोई बहुत सूटेबल तो नहीं है। 74 डेज तकरीबन मोर देन 2 मंथ्स है, मोर देन 2 मंथ्स मतलब हाफ लाइफ है, यानी इट विल स्टे फॉर लॉन्ग। इसके बाद है फास्फोरस 14 डेज है और बीटा एमिटर है। हमें इमिशंस कौन सी चाहिए, बीटा इमिशंस चाहिए या गैमा इमिशंस चाहिए? सेकेंडली हाफ लाइफ हमें मॉडरेट चाहिए, कम डेज में और जल्दी खत्म हो जाए, ये एक चॉइस हो सकती है। इसके बाद है रेडॉन, ये अल्फा एमिटर है, व्हाई नॉट दिस वन, अल्फा डोंट कम आउट। और टेक्नीटियम ये है गैमा रेज और 6 आवर्स हाफ लाइफ है, तो ये भी एक सोर्स हो सकती है, गैमा रेडिएशन भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट सूटेबल हमें कौन सा लग रहा है, फास्फोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे और रीजन के साथ लिखेंगे, 2 रीजन देने बेटा, तो लिख लेना फास्फोरस as it emits beta एक्सेप्ट तो होगा, रीजनिंग के साथ बताना पड़ेगा बस। कितनी हाफ लाइफ है इसका, 6 आवर्स। 6 आवर्स के बाद वो हाफ पे जाएगा, लेकिन 6 आवर्स के अंदर अंदर भी तो वो चेंज हो रहा होगा ना। तो एक्सपेरिमेंट जो होगा यानी जो एग्जामिनेशन होगा वो कुछ आवर्स के लिए तो होगा ना। तो जिस वक्त रेडियोएक्टिव मेडिसिन तैयार होगी और जब वो यूज हो रही होगी तो काफी रैपिड चेंज नहीं आ चुका होगा,
फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का जो भी अपॉइंटमेंट है वो आज है शाम में, और आज आफ्टरनून में वो प्रिपेयर हो रही है, तो आफ्टरनून से लेकर उस वक्त तक जब तक वो पेशेंट को एक्सपोज होगी, आपको नहीं लगता उसमें बहुत चेंज आ चुका होगा 3-4 घंटे में? हाफ टाइम 6 घंटे है, तो 3-4 घंटे इज एनफ टाइम टू चेंज सिग्निफिकेंट नंबर। इस वजह से बहुत अच्छी चॉइस नहीं होगी। तो हमारे लिए फॉस्फोरस है, क्योंकि एज इट एमिट्स बीटा दैट कैन पेनिट्रेट थ्रू द पेशेंट्स बॉडी। और फौरन से प्रिपेयर हो रही है। हाँ, मैंने उसको मना नहीं किया। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल सही है, मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने कहा बेटर चॉइस है इतने सालों से, ठीक है। एज इट इमिट्स बीटा, और बीटा इमिट करने का क्या लिखा था मैं, पेनिट्रेट करने का लिख दिया है, आगे बढ़े बेटा। और इट विल नॉट स्टे, दूसरा रीजन है, इट विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग इन द पेशेंट्स बॉडी। बच्चों को बैकग्राउंड रेडिएशन याद है? तो बेटा बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती थी? हमारे जो बैकग्राउंड काउंट्स कॉज करती हैं हमारे मीडियम में जो ऑलरेडी रेडिएशन है, उसके बहुत सारे रीजन थे ना, एक पाई चार्ट बनाया था हमने। वो कह रहे सम कॉजेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन आर मैन मेड, फॉर एग्जांपल एक्सरेज हैं। तो कह रहे वन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस, रॉक्स, प्लांट्स, एक लिखने बहुत है। बेटा कोई मैन मेड और तरीका, कोई और चीज, क्या हम कह सकते हैं मेडिसिन में यूज होने वाली रेडियो एक्टिव सैंपल्स का यूज होना भी एक सोर्स है बैकग्राउंड का। इसके अलावा ये बताएं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस मेरे आपके आसपास हो रहे हैं, जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है, तो वहां से रेडिएशन आएंगे। स्टेट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन। आयनाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है फर्दर? हाँ क्या लिख सकते हैं? स्कैनर्स। कौन से स्कैनर्स? सीटी स्कैन में एक्सरे यूज होती है, तो एक्सरे ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ सही नहीं लगेगा, क्योंकि सीटी स्कैन में यूज क्या होती है? एक्सरेस, तो वो तो ऑलरेडी मेंशन हुआ है। बेटा आयनाइजेशन है, और आयनाइजेशन के अलावा हार्मफुल इफेक्ट है स्किन बर्निंग। ठीक है, फॉर्म ऑफ सेल चेंज हो जाएगी, राइट, फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी सेल्स की। तो आगे बढ़े, यहाँ कहते हैं वन फ्यूजन रिएक्शन दैट अकर्स इज दिस, आप जानते ही हैं। और इसमें जाहिर है बेटा बताना जरा बच्चों, ये है ना, तो यहाँ 2 आ चुका हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए? 0। और ऊपर था 2 and 3, यहाँ 4 है, तो क्या आना चाहिए? 1। तो ये क्या चीज है? इट्स अ न्यूट्रॉन। Suggest where this fusion reaction takes place. उसके बाद कह रहे हैं कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट, आयनाइजिंग इफेक्ट और डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड्स। लिख लो बेटा जल्दी जल्दी 2-3 लाइंस। पहली लाइन में लिखो beta particles can penetrate more in matter than alpha particles.
they can penetrate more in matter than alpha particle. यहीं स्लैश लगा के लिख दो ग्रेटर पेनिट्रेशन डेप्थ, ग्रेटर पेनिट्रेशन डेप्थ। इसके बाद बेटा कह रहे हैं आयनाइजिंग इफेक्ट, कौन सा मोर आयनाइजिंग था? अल्फा इज मोर आयनाइजिंग देन बीटा। Alpha is more ionizing than beta particles. उसके बाद बेटा डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड्स। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन क्या होगी? अल्फा बीटा दोनों मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों डिफ्लेक्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ याद है इस तरह से हम कुछ करते थे, क्या था ये? फ्लेमिंग्स रूल। इस फ्लेमिंग्स रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड की फर्स्ट फिंगर, जो मिडिल फिंगर है, वो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थी, और ये थंब क्या था? फोर्स। तो अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो फोर्स यहां है, अगर यही पार्टिकल नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑलराइट, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, हैपन टू इट, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि the two particles, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, the two particles deflect in magnetic fields in opposite directions. The two particles deflect in magnetic field in opposite directions. बेटा एक एडिशनल बात और लिख लो, अच्छा हो जाएगा। ये बताओ कि डिफ्लेक्शन के बारे में जो उन्होंने पूछा उसी के बारे में ये बताएं, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और एक बीटा पार्टिकल आ रहा है, एक बात तो है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, बीटा पार्टिकल, कोई और भी फर्क है क्या? बीटा का रैपिड डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि बीटा पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल्स हैं, और अल्फा अगर सेम स्पीड से आ रहे हो तो उनका डिफ्लेक्शन का कर्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि वो लेस डिफ्लेक्टिंग होंगे। तो इसको भी ऐड कर लो कि बीटा डिफ्लेक्ट्स मोर देन बीटा डिफ्लेक्ट्स मोर देन alpha due to much less mass. Due to much less mass. बेटा ठीक का पहला सवाल भी प्रॉपर्ली मेरे साथ कंप्लीट कर लो, ये लास्ट क्लास में भी हुआ था, आज भी शो में डिस्कस हुआ था, लेकिन तो सब शीट आपके पास नहीं थी। पहले सवाल में कह रहे हैं सन इज अ स्टार इन द स्टेबल फॉर ऑफ द लाइफ साइकिल, व्हाट हैपेंस, तो लिखेंगे, वो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ द सन रिमेन्स स्टेबल इन दिस पार्ट, inward forces amongst particles due to their mutual gravitation are balanced out by
outward forces due to very high temperature and large kinetic energies. इसके बाद बेटा कह रहे हैं describe what happens to the stars similar to the sun at the end of the stable part of their life cycle. तो क्या क्या हुआ था बेटा at the end? इस तरीके से हमने सुना था इसके लिए हमने कहा था कि the hydrogen in the core is completely decayed by undergoing fusion the outer layer sheds in the surrounding to form planetary nebula and the center converts into a white dwarf. इसके बाद बेटा स्पीड निकालने का बताया था तो अभी अभी हमने उस जैसा सवाल किया भी है वैसे तो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा सही से तमीज से प्रॉपर स्टेप्स लेके कंप्लीट कर लीजिए ऐसे। बहुत अच्छा होगा कि अगर रफ सा वो डायग्राम जो मैंने बनाया है वो भी बना लो। Okay. सेम कैलकुलेशन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में की, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पेज पे बेटा से कंप्लीट कर लो क्विकली। सबसे पहले पार्ट में उसने नाम पूछा, लिख दो कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और इन्होंने बेटा रेड शिफ्ट एंड हाउ इट इज कॉस्ट पूछा है। अभी एक और क्वेश्चन में भी लिखा था हमने, थोड़ा सा ब्रीफली 2 मार्क के लिए लिख लो। इंक्रीज इन द वेवलेंथ of received light, increase in the wavelength of received light
from a distant source, increase in the wavelength of received light from distant source, and it happens when the source of radiations move away from the observation point. Source of radiation moves away from the observation point. Is this done? Clear? समझ आ गया? बेटा नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर थे, आपको याद होगा अभी भी बात हुई थी कि ये सन से आने वाली रेडिएशन जो है उनका एक स्पेक्ट्रम है जिसमें 4 स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आ रही हैं। वैसी ही आइडेंटिकल स्पेक्ट्रल लाइंस दूसरी 2 गैलेक्सी से भी आ रही हैं, लेकिन उनमें रेड शिफ्ट है, इंक्रीज इन वेवलेंथ है। तो इन्होंने कहा था कि एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमर यहाँ से क्या रीजनिंग करेगा, तो एक्सप्लेन द एस्ट्रोनॉमर्स रीजंस इन योर आंसर, इनेबल द एस्ट्रोनॉमर डिटेल्स अबाउट। तो बेटा गैलेक्सी पी और क्यू के बारे में हम क्या क्या कंक्लूड कर रहे हैं? पहला कंक्लूजन, गैलेक्सी पी एंड क्यू, galaxy P and Q are moving away from sun, moving away from earth, right? Galaxy P and Q are moving away from sun slash earth, यानी इस प्लेनेटरी सिस्टम से अवे जा रहे हैं। इसी को पूरा करो, एज the spectral lines are red shifted, as the spectral lines are red shifted। ये पहला ऑब्जर्वेशन है बेटा, दूसरा भी लिख लो सेकंड मार्क के लिए। गैलेक्सी क्यू is at greater distance Galaxy Q is at greater distance than Galaxy P from Sun, and also moving faster ठीक है बेटा, काफी है 2 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। इस स्पीड को हम कुछ कहते थे, स्पीड ऑफ रिसेशन, ठीक है। चलें बस आज इसको यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास से